पिछले भाग में हमने अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में अध्ययन किया। अब इस भाग में हम प्लेसेंटा यानी अपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेसेंटा रोपण के समय, रोपण मतलब फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होने के लगभग 7 से 8 दिन के बाद में, जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भ्रूण एंडोमेट्रियम के अंदर रोपित हो जाता है, तो उसके चारों तरफ जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं वे अंगुली समान प्रवर्ध चारों ओर बना लेती हैं और इन अंगुली समान प्रवर्धों को क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई आगे जाकर के चारों ओर न रह करके केवल एक जगह पर ही इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी सब जगह समाप्त हो जाते हैं और उस एक जगह पे यह एंडोमेट्रियम की दीवार के साथ मिल करके इंटरडिजिटेशन जो है वो बना देता है, जिसमें दोनों जो है आपस में सघनता से टिश्यू जुड़े रहते हैं और उस स्थान को ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो रोपण के पश्चात उत्पन्न हुए कोरियोनिक विलाई तथा गर्भाशयी ऊतक के साथ मिलकर एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं। तो प्लेसेंटा एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है जिसे हम अपरा कह रहे हैं। यह आंशिक रूप से मात्रिक तथा आंशिक रूप से भ्रूणीय ऊतकों का बना होता है, यानी आधे इसमें कौन से होंगे? मैटरनल यानी मात्रिक, और आधे कौन से होंगे? पैटर्नल, आधे कौन से होंगे? भ्रूणीय ऊतक जो है वो उपस्थित होते हैं, यानी आधे माता के आधे भ्रूण के दोनों से मिलाकर के जो संरचना बनी यह अपरा कहलाती है। इसके साथ ही अपरा एक टेम्परेरी ऊतक है। यह एक टेम्परेरी जो है ऑर्गन है, यानी एक ऐसा अंग है जो केवल गर्भावस्था के दौरान पाया जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? टूट करके बाहर निकल जाएगा। और साथ में यह अंतःस्रावी प्रकृति का भी होता है, यानी यह कुछ हार्मोनों का सेवन करने में भी समर्थ होता है। तो यदि हम इसकी संरचना स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करें तो मान लें ये फीटस यानी जो भ्रूण है उसकी ओर की ये कोरियोनिक विलाई है। कोरियोनिक विलाई यानी अंगुली समान प्रवर्ध है और इधर मादा का यानी मदर का एंडोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम और कोरियोनिक विलाई इस तरह से आपस में काफी नजदीक आ जाते हैं। तो यह स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये अत्यधिक क्या होती हैं? बहुत ज्यादा चिपचिपी होती, चिपक जाती हैं, तभी तो उसकी वजह से ही तो क्या हुआ था? इम्प्लांटेशन संभव हुआ था। धीरे धीरे कुछ ऐसे एंजाइम साबित करती हैं कि ये इसके आसपास की चीजों को गलाना शुरू कर देते हैं। अब गलाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे में क्या परिवर्तन आता है? पहले ये देखें, मान लें ये फीटस का रक्त इधर से इधर जा रहा है और इधर मदर का रक्त जा रहा है। दोनों के बीच में क्या है? बहुत सारे बैरियर्स हैं, यानी एक कौन सी है? ये कैपिलरी का एंडोथेलियम है, फिर क्या है? फिर ये संयोजी ऊतक है, उसके बाद क्या है? ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, उसके बाद एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं, फिर संयोजी ऊतक है और फिर क्या है? कैपिलरी का एंडोथेलियम है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिका है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं इस स्थान पर नष्ट हो जाती हैं और साथ में इसके आसपास का संयोजी ऊतक भी नष्ट हो जाता है और जो कैपिलरी हैं वो भी क्या हो जाती हैं? उनकी दीवार भी टूट जाती है और होता क्या है? जो माँ का रक्त है वो सीधे सीधे किससे मिलता है? आकर के कोरियोनिक विलाई से, यानी रक्त इधर से आएगा और ये जो रसांकुर होंगे यानी ये जो विलाई होंगे कोरियोनिक विलाई, ये सीधे सीधे किस में डूबे रहेंगे? ये सीधे सीधे माता के रक्त में डूबे रहेंगे। तो अगर ऐसे में देखा जाए, माता के रक्त और बच्चे का रक्त अभी भी मिक्स नहीं होते हैं प्लेसेंटा में, लेकिन उनके बीच में कितने बैरियर हैं? एक कैपिलरी एंडोथेलियम, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा कोरियोनिक विलाई की कोशिकाओं की परत, कोरियोनिक जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिका है। अब ये कोरियोनिक विलाई सीधे सीधे माता के रक्त में डूबे हुए हैं। इस प्रकार की प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इसे क्या कहेंगे? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमो का अर्थ क्या है? रक्त, कोरियन मतलब कोरियोन, कोरियोनिक विलाई।
यानी माता की तरफ से क्या है, सीधा सीधा रक्त है, और फीटस की तरफ से क्या है, कोरियन के विलाई हैं, और दोनों आपस में क्या है, मिक्स हुए हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य में अपरा की जो संरचना होती है वो हीमोकोरियल प्लेसेंटा होती है, और इसमें माता और शिशु, जो गर्भस्थ शिशु है, उसका रक्त जो है वो मिक्स नहीं होता है, दोनों पृथक रहते हैं। लेकिन इसमें भी आपने पढ़ा है कुछ एंटीबॉडी होते हैं, जैसे IgG प्रकार की एंटीबॉडी, ये माता के रक्त से इसको पार करके सीधे शिशु के रक्त में पहुंच जाते हैं, और साथ में इसको क्या करते हैं, इसको प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, बाकी कोई एंटीबॉडी नहीं जा पाते हैं। तो गर्भस्थ शिशु को प्रतिरक्षा के लिए माता से कौन सा एंटीबॉडी मिलता है, IgG, और वो भी अपरा के थ्रू ही पास हो जाता है। लेकिन रक्त जो है सीधे सीधे मिक्स नहीं होता है। अब आगे हम चलेंगे कि प्लेसेंटा, मनुष्य में जो प्लेसेंटा है वो किस प्रकार की है, उसे हम कोरियोलेंटॉइस प्लेसेंटा भी कहते हैं। कोरियोलेंटॉइस प्लेसेंटा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डिस्क नुमा संरचना है प्लेसेंटा, इसकी जो रक्त वाहिनियां हैं किस ओर की, शिशु की ओर की। ये शिशु है, ये मान लें क्या है, एलेंटॉइस है, यहाँ पर बल्ब नुमा यॉर्क सैक होगा, और ये हमारे पास जो है एमनियोटिक झिल्ली है, ये कोरियन मेम्ब्रेन है, ये कोरियोनिक विलाई है, इस प्रकार से। तो मनुष्य की जो प्लेसेंटा होती है उसमें शिशु वाली ओर से, भ्रूण वाली ओर से जो रक्त वाहिनियां बनती हैं वो कोरियन तथा एलेंटॉइस दोनों की मेसोडर्म से मिलकर के बनती हैं। यहाँ पर जो रक्त वाहिनियां होंगी वो कोरियन तथा एलेंटॉइस के मेसोडर्म के मिलने से बनेगी, इसीलिए इस तरह की प्लेसेंटा को कहते हैं कोरियोलेंटॉइक प्लेसेंटा। इसके अतिरिक्त हम वर्गीकरण कर सकते हैं कई आधारों पर। सबसे पहले घनिष्ठता के आधार पर डेसिडुएट प्लेसेंटा यानी पाती। जो मनुष्य में प्लेसेंटा है वह परमानेंट नहीं होती है, अपनी गर्भावस्था का जो काल है उसका पूरा करने के बाद ही गिर जाती है, यानी डेसिडुएट होती है, यानी इसी अपरा को क्या कहते हैं, पाती। उसी प्रकार रोपण के आधार पर जब रोपण होता है तो हमने कहा था कि 7 से 8वें दिन में रोपण हुआ, लेकिन 12वें दिन तक आते आते जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाता है। तो इस प्रकार की जो रोपण होता है उसे इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इसी के आधार पर अपरा को भी क्या कहेंगे, अंतराली अपरा कहेंगे। क्योंकि जब रोपण होता है तो रोपण के समय वो ऐसी जगह पे बनती है जहां पे चारों तरफ से एंडोमेट्रियम के अंदर ही अपरा उपस्थित होती है। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रसांकुरों के वितरण के आधार पर, रसांकुर यानी कोरियनिक विलाई की बात हो रही है। कोरियनिक विलाई प्रारंभ में तो हमने कहा था कि भ्रूण के चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं क्या बनाएंगी, रसांकुर बनाएंगी, लेकिन बाद में जब वृद्धि होती है तो वो केवल एक ही जगह पे एक डिस्क नुमा संरचना में रह जाते हैं। उसके आधार पर हम इसे कहेंगे डिस्कॉइडल, या हम इसको कहेंगे विम्बाब, डिस्कॉइडल, या हम इसे कहेंगे विम्बाब अपरा। विम्बाब मतलब एक डिस्क के रूप में उपस्थित होती है। अंततः औतिकी के आधार पर, औतिकी यानी इसकी जो एनाटॉमी है, यानी हीमोकोरियल प्लेसेंटा, रुधिर जरायु अपरा हम इसे कहते हैं। यानी अपरा जो है यह मां और गर्भस्थ शिशु के बीच में एक पुल का कार्य करता है, और जिसमें कई वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। साथ ही प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन है, और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। जैसा कि हमने पढ़ा, अपरा एक अस्थायी अंग होने के साथ साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं कि अपरा के कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनको वह गर्भावस्था के दौरान स्रावित करती है। तो अपरा में मुख्य रूप से 4 हार्मोन जो है वो स्रावित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और हार्मोन है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन या HCG। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो आरंभिक अवस्था में ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाएं जो बाद में जाकर के प्लेसेंटा बनेगी, ये रोपण होने के तुरंत बाद क्या करती हैं, HCG का स्रवण शुरू कर देती हैं।
तो 7वें से 8वें दिन तक रोपण होता है और रोपण होने के बाद में HCG निकलना शुरू हो जाता है जो मां के रक्त में जाता है। मतलब जो मादा है उसके रक्त में जाएगा, रक्त से कहाँ पहुंचेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम को विघटित होने से रोकेगा। हमने पढ़ा था इसके बारे में। और कॉर्पस ल्यूटियम यदि बना रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा बनी रहेगी, यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत, गर्भावस्था की शुरुआत हो जाती है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सामान्यतः यदि 7वें से 8वें दिन में यदि रोपण न हो तो क्या हो जाएगा, ये डिजेनरेट कर जाएगी। तो यदि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो HCG नहीं आएगा, यानी तो प्लेसेंटा बनेगी नहीं। लेकिन यदि प्लेसेंटा बन गई, प्रारंभिक प्लेसेंटा बन गई तो HCG आएगा और कॉर्पस ल्यूटियम अगले 9 महीने के लिए स्थायी हो जाएगा। और यह प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन को साबित करता रहेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कार्य क्या है, मेंटेन द एंडोमेट्रियम, यानी यह एंडोमेट्रियम की जो दीवार है उसकी मोटाई को बनाए रखेंगे और साथ में हेल्प प्रिपेयरिंग मेमोरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन। और ये क्या करते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, स्तन हैं, उनको दुग्ध स्रवण के लिए तैयार करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे ये हार्मोन जो है किस भाग पर कार्य करते हैं और स्तनों को कैसे ये दुग्ध स्रवण के लिए तैयार करते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आरंभिक अवस्था में तो HCG जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रभावित करता है जो कि ओवरी के अंदर उपस्थित होता है और वह क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सेवन करता है। लेकिन कुछ समय बाद प्लेसेंटा आत्मनिर्भर हो जाती है, यानी अब ये स्वयं भी क्या कर सकती है, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का सेवन कर सकती है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सेवन खुद कर सकती है। तो ऐसे समय में यदि ओवरी को निकाल दिया जाए लगभग 4 से 6 महीने के बाद, 4 महीने तक क्या होता है, अपरा का विकास इतना नहीं हुआ होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनता है, मुख्यतः कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, ओवरी से आता है। लेकिन जब अपरा विकसित हो जाती है तो खुद ही प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का स्रवण करने लग जाती है। तो ऐसे समय में यदि 6 माह की गर्भवती महिला की ओवरी को किसी कारण से यदि हटाना पड़ जाए तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सेवन रुक जाएगा, वो आ रहा है क्योंकि अब प्लेसेंटा उसको स्वयं बनाना शुरू कर देती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तो 9 महीने तक, लेकिन उसके बाद अधिकतम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सेवन प्लेसेंटा स्वयं ही करना शुरू कर देगी। इसके अतिरिक्त दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन 2 सोर्सेस से आता है, मुख्यतः कहाँ से आएगा, प्लेसेंटा से आएगा, साथ में कहाँ से आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम से भी आता है, यानी ओवरी से भी आएगा। किस समय आएगा, जब पार्चुरेशन यानी बच्चे का जन्म होने का समय होगा तो उस समय प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो जॉइंट है उसको फ्लेक्सिबल कर देगा ताकि वहां से आसानी से बच्चे का जन्म हो सके। साथ में यह सर्विक्स की जो संकरा मुख होता है, सर्विक्स वह भाग है यूट्रस का जो बिल्कुल संकरा होता है, इसको भी डायलेट करने में हेल्प करता है, इसको भी चौड़ा कर देता है ताकि आसानी से बर्थ हो सके। और यह कार्य कौन करती, प्लेसेंटा। तो रिलैक्सिन दोनों सोर्स से आता है, प्लेसेंटा से भी आएगा और ओवरी से भी आएगा। कब, प्रेगनेंसी के अंत में आता है, अंत में जब पार्चुरेशन होने वाला होता है। इसके अतिरिक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन या इसे कहते हैं HCS और दूसरा नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, दोनों एक ही हार्मोन के नाम है। यह हेल्प्स प्रिपेयरिंग मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द लैक्टेशन, यानी यह क्या करते हैं, स्तनों को दुग्ध स्रवण के लिए तैयार करते हैं। तो ये बेसिकली जो है बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। साथ में कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या CRH, यह हार्मोन अंत समय में गर्भावस्था के रिलीज किया जाता है और यह टाइम को निर्धारित करता है कि जैसे आपने सुना होगा कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ बर्थ जो है वो डॉक्टर बता देते हैं कि इतने प्लस माइनस इतने दिन या इतने दिन के आसपास होगा। तो वो किसके आधार पर नापा जाता है, ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के आधार पर जो है वो डिसाइड किया जाता है। CRH की वैल्यू अधिक होगी तो दिए समय से थोड़ा पहले जन्म हो जाएगा, CRH की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा,
दिए हुए समय से थोड़ा अधिक जो है वो बाद में जो है वो चाइल्ड बर्थ होगा। साथ में यह सीआरएच जो है वो क्या करता है, कॉर्टिसोल का सिक्रेशन करता है, कॉर्टिसोल जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और यह भी समय निर्धारण में सहायता करता है। तो ये थे अपरा के कुछ प्रमुख हार्मोन। अब हम अपरा के मुख्य कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अपरा यानी प्लेसेंटा एक अस्थाई अंग है, एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है। तो मुख्यतः इसके जो कार्य होते हैं वो है मादा और शिशु के बीच में एक सेतु का कार्य करना, और मादा के शरीर से जो भी पदार्थ शिशु को मिल सकते हैं, गर्भस्थ शिशु की अगर हम बात करें, और भ्रूण यानी गर्भस्थ शिशु से कुछ पदार्थ जो है वो माता को ट्रांसफर होते हैं। तो अपरा के प्रमुख कार्य के बारे में देखें तो मादा तथा भ्रूण की रक्त के मध्य यह महत्वपूर्ण पदार्थों का आदान प्रदान करता है। अब महत्वपूर्ण पदार्थ कई हो सकते हैं, वो पोषक पदार्थ भी हो सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे कि सामान्यतः विसरण यानी सामान्य डिफ्यूजन के द्वारा जो पदार्थ माता के रक्त में हाई कंसंट्रेशन में होगा वो भ्रूण के रक्त में भी क्या हो जाएगा, वहां से विस्तृत हो जाएगा, हालांकि रक्त में आपस में मिक्स नहीं होते हैं। पिनोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कि एक प्रकार का फेगोसाइटोसिस है, लेकिन एक लिक्विड का, यानी जो तरल पदार्थ है वो फेगोसाइटोसिस द्वारा क्या करते हैं, वो अंदर जो है वो भ्रूण के शरीर में जा सकते हैं, अपरा से पास कर जाएंगे, आगे फिर भ्रूण के रक्त में मिल जाएंगे। और सक्रिय अभिगमन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा भी कुछ पदार्थ जो है माता के रक्त से जो है वो शिशु के रक्त में, गर्भस्थ शिशु के रक्त में चले जाते हैं। अपरा द्वारा ही पोषक पदार्थ भ्रूण को दिए जाते हैं। पोषक पदार्थों में आ जाएगा ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि जो भी है, जो भी शिशु के शरीर को भोजन चाहिए वो कौन देगा, अपरा ही माँ के रक्त से लेकर के देगा। अपरा भ्रूण व मादा के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का विनिमय करता है। गर्भस्थ शिशु जो है उसके फेफड़े संकुचित होते हैं, और वो फेफड़े जो है वो सांस नहीं ले सकता गर्भ के अंदर, तो उसको जो ऑक्सीकृत रक्त है वो प्लेसेंटा द्वारा पहुंचाया जाता है। प्लेसेंटा में जो रक्त है वह माता के रक्त के बिल्कुल पास बहता है। माता के रक्त से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, गर्भस्थ शिशु के रक्त में, और भ्रूण के रक्त से कहाँ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, माता के रक्त में। इस प्रकार गैसों का विनिमय वहां पर जो है माँ के रक्त के साथ हो जाता है, और इस प्रकार से भ्रूण को ऑक्सीकृत रक्त मिलता रहता है, और विऑक्सीकृत रक्त जो है वो ऑक्सीकृत होकर के आगे वापस आता रहता है। नाइट्रोजनस वेस्ट तथा मेटाबॉलिक वेस्ट भी अपरा द्वारा ही रक्त में डाले जाते हैं। तो यह प्रक्रिया भी साधारण विसरण की प्रक्रिया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूरिया जो है वो हमारे रक्त में होता है, और वैसे ही क्या होता है, शिशु के भ्रूण के रक्त में जो बना हुआ यूरिया है वो माँ के रक्त में चला जाएगा, और वहां से जो है वह किडनी द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो माता के रक्त में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी, जैसे कि एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, खसरा, पोलियो, चेचक के लिए जो अपरा से ही भ्रूण को मिलते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु का शरीर अपने आप किसी प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभी काम नहीं कर रही है। तो एंटीबॉडी का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन माँ के रक्त से उसको एक खास प्रकार के एंटीबॉडी मिलते हैं। कौन से, IgG प्रकार के एंटीबॉडी, क्योंकि ये सबसे छोटे आकार के एंटीबॉडी होते हैं जो कि माँ के रक्त से निकल करके गर्भस्थ शिशु के रक्त में पहुंच सकते हैं प्लेसेंटा के ही द्वारा। आगे हम बात करेंगे, यदि लाभदायक पदार्थ जा सकते हैं तो हानिकारक पदार्थ भी जा ही सकते हैं। कई हानिकारक पदार्थ भी माता के शरीर से भ्रूण में पहुंचकर दोषपूर्ण अंग जनन करा सकते हैं, और ये दोषपूर्ण अंग जनन जो है यह कई प्रकार से हो सकता है। यदि माता जो कि गर्भ से है, यदि वह शराब, सिगरेट या किसी अन्य प्रकार के रसायन प्रकार का नशा या इसी प्रकार की वस्तुओं का सेवन करती है, तो वह ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के साथ क्या कर सकती है,
वो इंटरफेयर कर सकती है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दोषपूर्ण अंग जनन, या इसी को हम कहेंगे टीरैटोजनी। आप लोगों ने टीरैटोस्पर्मिया के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, इसे कहते हैं टीरैटोजनी। टीरैटोजनी का अर्थ है दोषपूर्ण अंग जनन, यानी गर्भस्थ शिशु में या तो कोई अंग बनेगा नहीं या सही से बनेगा नहीं। जैसे मान लो किसी का हाथ विकसित नहीं हुआ, पैर विकसित नहीं हुआ, या मस्तिष्क का कुछ भाग विकसित नहीं हुआ, तो ऐसे कहेंगे हम इसे टीरैटोजनी या दोषपूर्ण अंग जनन। तो इसका एक उदाहरण हमें मिलता है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड नाम की एक दवा 1960 से पहले गर्भवती स्त्रियों को दी जाती थी, गर्भावस्था के आरंभ में उल्टियां यानी जो मॉर्निंग सिकनेस होती है उसके इलाज के लिए। तो काफी समय तक इसका उपयोग हुआ और लगभग 10 से 12 सालों तक इसको गर्भवती स्त्रियों को दिया जाता रहा। लेकिन बाद में ये पता चला कि जिन गर्भस्थ स्त्रियों ने उल्टियों यानी मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए थैलिडोमाइड नाम की दवाई का सेवन किया था, उनके जो बच्चे थे उनमें टीरैटोजनी पाई गई। टीरैटोजनी यानी उनके जो फेदरी लिम्ब सिंड्रोम उनके यहाँ होता था, जिसको हम कहते हैं फोकोमेलिया। फोकोमेलिया का अर्थ क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के लिम्ब्स डेवलप नहीं होते थे, हाथ या पैर जो है वो छोटे रह जाते थे या बनेंगे ही नहीं, यानी शरीर में लिम्ब्स, फोर लिम्ब्स या हाइंड लिम्ब नहीं बनते थे। इस अवस्था को कहा जाता है फेदरी लिम्ब सिंड्रोम। तो ये फेदरी लिम्ब सिंड्रोम जो है थैलिडोमाइड के कारण होता था। 1960 के दशक में इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया और आजकल यह यूज नहीं होती है। लेकिन जिन जिन महिलाओं ने अपनी गर्भावस्था के दौरान इस थैलिडोमाइड नाम की दवा का अध्ययन, इसका सेवन किया था, तो उनमें फोकोमेलिया यानी टीरैटोजनी एक प्रकार की पाई गई, जिसमें लिम्ब्स का यानी पादों का विकास सही से नहीं हो पाता था। तो आज भी यह एक प्रकार का अध्ययन के लिए एक उदाहरण है थैलिडोमाइड। अपरा से साथ ही कई प्रकार के हार्मोन भी स्रावित होते हैं। पिछले भाग में हमने हार्मोनों के बारे में और उनके कारण, उनके कार्य के बारे में पढ़ा, जैसे कि HCG, HPL, रिलैक्सिन, इनहिबिन। इनहिबिन जो है वो ठीक वैसा ही इनहिबिन है जैसा ओवरी से रिलीज होता है, और इनहिबिन का कार्य क्या है? FSH, LH तथा GnRH को रोके रखना। यही कारण है कि गर्भावस्था के दौरान जो है ओवरी से निकलने वाले, कॉर्पस लुटियम से निकलने वाले इनहिबिन तथा प्लेसेंटा से निकलने वाले इनहिबिन के कारण मासिक चक्र पूरे 9 महीने तक बंद ही रहता है। तो अन्य हार्मोन जिसके बारे में हमने पढ़ा, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन ये गर्भावस्था की दीवार को, गर्भाशय की दीवार को बनाए रखते हैं, मुख की मोटाई को बनाए रखते हैं। इसीलिए हमने प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा था। इसके साथ ही ये एक और कार्य भी करते हैं। प्रोजेस्टेरोन स्तन की कुपिकाओं को विकास कराता है और एस्ट्रोजन स्तन वाहिनियों का, जो स्तन में अतिरिक्त वाहिनियां होती हैं, दुग्ध वाहिनियां, लैक्टिफेरस डक्ट इत्यादि, उन सब का विकास कराता है। और दोनों मिलकर हम इनको कहेंगे कि ये दोनों स्तनों को दुग्ध स्रवण के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से अपरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसमें बहुत सारे हार्मोनों का स्रवण होता है। यह पोषक पदार्थ तथा वेस्ट को क्या करती है, शरीर को प्रोवाइड करती है और शरीर से ले जाती है। साथ में यह एंटीबॉडी को भी आदान प्रदान करती, एंटीबॉडी को गर्भस्थ शिशु के लिए उपलब्ध कराती है। और इसके बारे में सबसे विशेष बात, यह एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो केवल और केवल गर्भावस्था के दौरान ही मादा के शरीर में पाया जाता है।